यहाँ पर आप दो कंडीशंस बेसिकली होते हैं। एक जो होता है कि सपोज x की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो कंपेयर टू रेडियस, तो क्या होगा, x की वैल्यू कंपेयर टू द रेडियस काफ़ी बड़ी हो, राइट है। सबसे पहले इसमें n नंबर ऑफ लूप्स के लिए है, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। मैं इसमें तुमको एक चीज बहुत मतलब ये जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ लूप्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये इसके एप्लीकेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आगे आपने सोलेनॉइड के एग्जांपल में आपने देखा था, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू ही क्या है कि सोलेनॉइड एक स्ट्रक्चर होता है जो भी आपने पढ़ा। मैं उससे रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो चीजें आसान हो जाए। और आपने बोला हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ टाइटली पैक्ड होते हैं। अब बात आती है टाइटली पैक्ड होने का मतलब क्या है। इफ द कॉइल इज टाइटली पैक्ड होने का मतलब क्या है, इट मींस दैट it having a number of turns, it having a n number of turns मान लो per unit length। तो जब यहाँ से अब मान लो कि सोलेनॉइड का एप्लीकेशन में आ रहे हैं और इसकी जो लेंथ हो गई मान लो l हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n, राइट है। तो फिर जब आप इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हो तो दैट इज n अपॉन l। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हाउ द नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरिएंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ, या अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि रेडियस के हिसाब से। तो जो इंटीग्रेशन का जो बेसिकली गेम प्लान करता है, इट प्लेस अ डिफरेंट रोल फॉर दिस। और आपने इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए, तो यहाँ पर आपकी कम्प्लेक्सिटी जो है आराम से जनरेट होती है और अच्छी खासी वाली कम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाती है। तो इस वजह से हमें इस n पे फोकस करना बहुत जरूरी है फॉर द स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के लिए इस n पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे आप नॉर्मल न्यूमेरिकल्स हैं उसमें अपने लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, बट इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको आ जाएगी चीजें, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें डायरेक्शन के बारे में बात किया। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया, राइट हैंड थंब रूल ऑन द एक्सिस लेते हैं, थंब को रैप करते हैं करंट के डायरेक्शन में। थंब का जो डायरेक्शन होता है वही जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। तो इस चीज के लिए हमने बात किया था। अब यहाँ पे दो डिफरेंट केसेस हैं। अगर आपका बी नेट की वैल्यू जो है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, यहाँ पे टू डिफरेंट केसेस होंगे। पहला कंडीशन जो होगा x इज ग्रेटर देन a, मतलब x की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है, तो म्यू नॉट, सो आप यहाँ से बी नेट निकालेंगे x कॉमन लेके, तो इसकी जो वैल्यू आती है फाइनली वो आती है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बी नेट की जो वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। और यहाँ पर एक्चुअली इसका जो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फोर्स में आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल्स मिलेगा जब आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स इसके बाद वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें न्यूमेरिकल जो है जनरली कम मिलते हैं, या इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है डेरिवेशन ज़्यादा कंसिस्ट करता है रेदर देन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इसके अगला चैप्टर में जिसमें आप मैग्नेटिक फोर्सेस निकालते हैं, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हो, पहले आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद क्या करोगे, फिर उस पे मैग्नेटिक फोर्स पे काम करते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है MEEC, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इस चैप्टर में डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगला जो चैप्टर है उसमें डेरिवेशन नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है कि क्यों इस चैप्टर में इनिशियली आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो कम मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे आप दूसरे चैप्टर में जाएंगे आप एस सी वर्मा की बुक में भी देखेंगे कंपेयर टू नेक्स्ट चैप्टर जो मैग्नेटिक फोर्सेज वाला चैप्टर है, उसके कंपेयर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें न्यूमेरिकल काफी कम है, बिकॉज ये सारे के सारे जो है डेरिवेशनल है, ठीक है। सभी के पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके डेरिवेशंस देखने हैं। जो छोटे मोटे एप्लीकेशन थे न्यूमेरिकल थे वो हमने पीछे देखा भी। अब जैसे ये आपकी ऑन द एक्सिस निकाली है, तो ऑन एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, फिर मैग्नेटिक फोर्स निकलता है, फिर मूवमेंट निकलता है, बहुत सारी पैरामीटर्स आते हैं। बट वो चीज़ होना चाहिए कि आपको फोर्स मैग्नेटिक फील्ड तभी आप जब आप निकालोगे तभी आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हो। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी मच रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द डेरिवेशन पर्पस।
ठीक है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी हो तो यहाँ पे x की जो वैल्यू डी नेट की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x की। दूसरा जो होता है x की वैल्यू जीरो हो, x की वैल्यू जीरो हो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द सेंटर, और हमने सेंटर के लिए एक अलग से डेरिवेशन भी निकाला था दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। सर्कुलर जो रिंग होता है, करंट कैरिंग लूप होता है, उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मुझे निकालना है उसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ठीक है, ये भी चीज हमने पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके एप्लीकेशन में आते हैं कि ठीक है अगर आपका ऑन द एक्सिस निकाले हो तो इसका एप्लीकेशन क्या है। तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका सबसे जो क्या बोलूं सबसे बेहतरीन और सबसे यूज्ड एप्लीकेशन है वो है सोलेनॉइड। ठीक है, वो क्या है आपका सोलेनॉइड है। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ये तो वेरिएशन आपको बता दिया गया, ये तो बता दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इट इज क्लोजली स्पेस्ड हेलिकल वाइंडिंग ऑफ ए वायर इन ए सिलेंड्रिकल कोर। मैंने आपको बताया भी था कि एक वायर को आप एक सिलेंड्रिकल कोर पे आप जब रैप करते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या बनाता है, वो आपका सोलेनॉइड बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें कंडीशन ये थी कि इसमें जो वायर जो होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। अगर इंसुलेटेड वायर नहीं हुए, द वायर्स आर नॉट इंसुलेटेड एट द टाइम, व्हाट इज हैपनिंग, एक वायर जब दूसरे वायर के ऊपर आ जाता है एट द टाइम जब उसमें करंट का फ्लो होगा तो करंट रोटेशनल ना होकर ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर होने लगेगा। इसलिए वायर को इंसुलेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑन द एक्सिस अगर ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि करंट आपके लूप में घूमना चाहिए, और करंट आपके लूप में तभी घूम सकता है जब आपके वायर इंसुलेटेड हो। इसलिए यहाँ पे दिया गया है so that the current move along a helical path rather than the surface of the cylinder। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। ये आपके सोलेनॉइड की बेसिक स्ट्रक्चर थी जिसमें आपको बताया गया था जैसे ये पेन है, पेन के चारों तरफ इंसुलेटेड वायर ऐसे रैप कर दो, और करंट अगर आप इसमें से जनरेट कर देते हो तो ये जो टिप दिख रहा है, ये जो टिप दिख रहा है पेन का, इस टिप के अलॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और वो काफी ज्यादा हाईली मतलब क्या बोलेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिकॉज आप एक लूप के थ्रू जो निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 into x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, वो एक पर्टिकुलर स्मॉल वैल्यू है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे लूप्स को बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ऐसे बोल दो, और फिर वो उसको अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में दो चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है, फर्स्ट इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, एक्सिस इज बेसिकली दिस इज द सेट ऑफ सेंटर्स ऑफ ऑल द लूप्स इनसाइड द सोलेनॉइड। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड? इट द सेट ऑफ सेंटर्स, मतलब सारे लूप जितने लूप हैं सबके तो सेंटर होंगे ना, तो इस सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो द लाइन इज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये वही लाइन है जिस लाइन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होता है। द सेकेंड इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड मतलब अगर आप इस पेन के चारों तरफ अगर आपने वायर को रैप किया है तो ये पेन का जो लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके इस एंड तक अगर आपने रैप किया है तो इस पेन का जो लेंथ है वही लेंथ सोलेनॉइड की लेंथ होगी। इज इट ओके? तो ये सारी चीज आपने पढ़ी। इसमें आता है फिर एन नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ कि कैसे करंट मूव करता है, ये आप देख लेंगे अगर आप ये हाउ द करंट इज गोइंग टू मूव। तो इसमें अलग अलग लूप्स हैं और सारे लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है they superimpose and then after they create the net magnetic field on the axis, then you can visualize that how the current is moving and how the magnetic field are defined। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड निकालने के लिए आपको लूप को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप को समझने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि आप ये सोलेनॉइड का एक पार्ट है, आप इसको आधा कट कर दिया। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था कि जो करंट मूव करता है वो कैसे जाता है, ऐसे मूव करता है और ऐसे जाता है, राइट? ठीक है, करंट अगर लूप में देखोगे, अगर ये फिंगर टिप है, ठीक है, तो करंट ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा। फिर मैंने इसको निकाला और इसको निकाल के साइड कर दिया। अब करंट की जो मूवमेंट है वो यहाँ से जाएगी, यहाँ निकलेगी, ठीक है, फिर ऐसे जाके फिर दूसरे लूप में ऐसे ट्रांसफर होगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर तीसरे लूप में लाइक दिस। इसका मतलब है जो अपर लूप है, जैसे सुई धागा से आप चलाते हो ना, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, तो जब आप इसके लूप को डिफाइन करते हो तो यहाँ पर क्या मिलता है, जो ये अपर सरफेस है वहां पे करंट हमेशा ऐसे जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो
क्रॉस दिया गया है। क्रॉस का मतलब हो गया जो अपर पार्ट है, क्रॉस का मतलब हुआ द करंट इज मूविंग इनसाइड इट एंड करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस। ये दो एंड्स हैं जिसमें दिया गया है, और ये इसलिए ये करंट का मूवमेंट जो है आपको ये ब्लू एरो से जो दिख रहा होगा वो करंट की मूवमेंट दी गई है। इज इट ओके? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से करंट जो है इनसाइड जा रहा है, देखो जैसे करंट यहाँ से इनसाइड जाएगा और फिर यहाँ से आउटसाइड निकलेगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसे दी गई। फिर यहाँ से इनसाइड जाएगा और फिर यहाँ से आउटसाइड निकलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज फॉर इनसाइड गोइंग करंट, और दिस इज करंट कमिंग आउटसाइड। ये जो करंट है वो आउटसाइड आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने क्या किया, ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम यहाँ पर कोई भी हम रैंडम एक पॉइंट ले सकते हैं जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप के लिए लेना है। तो बात आती है, अब देखो, अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, हम अगर ब्लाइंडली अगर ये पढ़ते हैं कि मतलब हम अगर मैं ब्लाइंडली ये पढ़ते हैं कि हमें डेरिवेशन करना है, तो हमें नहीं पता हो सकता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमें जो डेरिवेशन के जो रिजल्ट आने चाहिए वो क्या क्या नोन टर्म है जिसपे आना चाहिए, वो बात आ जाती है। तो जैसे आपका जो है, पहले आप फाइनल टारगेट देखो, पहले आप टारगेट देखो कि आपको किस टारगेट में निकालना है, आपके डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट किस पे आता है, आपको ये निकालना है। देखो सबसे पहले इस फाइनल रिजल्ट पे आओ, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो डेरिवेशन करने के पहले आपके माइंड के सेट होना चाहिए कि हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा और किसके रिस्पेक्टिव में हमें वो सारी चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब म्यू नॉट एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें सोलेनॉइड की पता होनी चाहिए। करंट की बात है बट ऑब्वियस पता है, बाकी इसके साथ ही दो पैरामीटर और आ रहा है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस अल्फा एंड बीटा, अब हम बात करते हैं ये अल्फा और बीटा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेशन करने के पीछे आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको डेरिवेशन किसके प्रोस्पेक्टिव में निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया है, किसी पी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये पी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो पॉइंट पी होगा, इस दो पर्टिकुलर एंड से, ये एक एंड हुआ, जैसे मान लो ये इनिशियल एंड हुआ और ये फाइनल एंड हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल है आपको अल्फा, जो आपको दिख भी रहा होगा, राइट, और ये रहा बीटा। ये कहानी एक एक चीज दिमाग में सोचो, मतलब तुम्हारा जो वेरिएशन है एन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एन के बारे में बात कर लेते हैं। एन के बारे में अगर बात करने जाएंगे कि अगर सोलेनॉइड की लेंथ यहाँ से यहाँ तक दी गई है, दिस इज एन, राइट है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो व्हाट इज दिस स्मॉल एन, तो ये जो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अपन लोग को मैक्सिमम पार्ट में नोन होता है, हमारा जो टारगेट है उस हिसाब से इस पार्ट पे नोन है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है जो हमें निकालना है। इज इट ओके? तो हम एक एक करके आते हैं, जरा ध्यान दें। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आ जाएगी, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आ जाएगी, सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आ जाएगी कि अगर मुझे, अगर वो जो पॉइंट है, ठीक है, वहां पे जो मेन डेरिवेशन है अगर वो अल्फा बीटा के टर्म में निकालना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से मुझे जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मेट है वो अल्फा और बीटा पे, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में ही करना है। ठीक है, तो ये जो सारी जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए तुम्हारा, ये सारे जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए तुम्हारा कि तुम्हारा जो इंटीग्रेशन पर्पस हो वो थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज मेरे कॉमन सेंस में है, जैसे मैंने पहली बार हमने फॉर्मूला देखा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r जो भी हो इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो भी हो आपका, यहाँ पर हमने देखा कि जो n नंबर ऑफ टर्न्स है और आपका साइन अल्फा और बीटा के टर्म में इक्वेशन आ रहा है, तो हमारा n के लिए तो टेंशन ही नहीं है, n तो एक कांस्टेंट होता है, साइन अल्फा और साइन बीटा के टर्म में आया, मतलब कि कहीं ना कहीं से जो इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगी। ये चीज आपका कॉमन सेंस है। तो चलो हम देखते हैं कि इसको शुरुआत कैसे की जाए और इसको कैसे इसको डिफाइन करने की कोशिश की जाए। तो एक छोटी छोटी चीजों को हम समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। तो सपोज आपको पॉइंट पी पे, सपोज आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो जब आप करंट, जब आप सोलेनॉइड बनाते हो तो सोलेनॉइड जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे लूप्स के
कि मतलब क्या करते हैं, ऐड होने पे आता है, ऐसे ही बोल सकते हो ना। तो आपने मान लो कि एक छोटा सा लूप कंसीडर किया ये वाला सेगमेंट पे, ये वाली सेगमेंट पे आपने यहाँ पे छोटा सा लूप सेगमेंट किया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन क्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक एल दी गई है आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको एल दिया गया है, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो आपको एन मिल जाएगा। एन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन बाई एल, राइट। अब इस पॉइंट पी को डिफाइन करने की कोशिश करो। ये जो पॉइंट पी होगा, ये वाला जो, अगर इस सेगमेंट को अगर तुम एक वेरिएबल सेगमेंट लेके चलते हो कि सपोज मैंने इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है कि एक्स डिस्टेंस पे कोई लूप होगा, और ये लूप जो है रिस्पॉन्सिबल है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक लूप कंसीडर किया जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, और इस लूप का जो लेंथ है वो हो जाएगा dx, ठीक है। इस लूप की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपको, dx हो जाएगी। बच्चा अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं कोई आगे नहीं गया। तो इस लूप को अगर मैं ले जाकर देखूं, देखिएगा जरा, अगर इस लूप को ले जाकर देखूं तो ये जो लूप होगा कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुम्हारा, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। अब इसकी सेगमेंट आपने dx ली है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे dn, राइट है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया p, यहाँ पर आपको निकालना है। इज इट ओके? अब आपने कल, अब इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो होके जा रहा है, फिर ये करंट आगे वाले लूप में कंटिन्यू हो रहा है, फिर आगे वाले लूप में कंटिन्यू हो रहा है, लाइक दिस। अब आपको इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के थ्रू जो लाना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, ये दिस इज, मान लो कि ये हो जाएगा dB, ये dn सेगमेंट के लूप के थ्रू आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है dB, तो वही चीज है, बस इसका जो है इनसाइड व्यू दी गई है, इसलिए आपको ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दिख गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मेरा dB जो होगा वो इधर की ओर आएगा, ये चीज मुझे दिख गया। अब आपने इसको एक लूप कंसीडर किया है, तो जब आप इसकी जब इक्वेशन लिखते हो, dB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, dB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, dn इंटू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे आप, बात तो पक्की है। टारगेट देखो, अब ये देखो, तुमको यहाँ पे dn निकालना है, व्हाट इज dn, इस dn के लिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, n है, और जब ये जो लूप मैंने लिया है dn सेगमेंट का जो मैंने लूप लिया है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, dx है, तो तुम्हारा dn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू dx। व्हाट इज n हियर, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू dx। बात समझ में आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है तुम्हारा, n बाई एल। तुमने जब इक्वेशन लिखा, ये सारी चीजें तुम एक एक चीज को सॉल्व करके जा रहे हो, तो तुमने ये देखा कि तुम्हारा जो इक्वेशन है, इट इज सिमिलर टू finding the magnetic field on the axis of a current carrying circular loop, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तो आप इससे x डिस्टेंस पे अपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इसकी रेडियस भी दी गई है, सपोज a इसकी रेडियस दी गई है, और इसमें नंबर ऑफ लेंथ कितना है, dn हो गया। तो सबसे बड़ी बात आती है dn निकालने के लिए, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स n पता है, अगर आप dx में इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे dn मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको dn का काम हो गया, तो यहाँ से dn कितना मिल गया आपको, n बाई एल इंटू dx। किसी भी आप सोलेनॉइड में n पता होता है और l आपको पता होता है, इस हिसाब से आपको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू dx भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। तो होप सो यहाँ तक आपको वो जो टारगेट हमारा क्या है और हमें कैसे आगे जाना है, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। डेरिवेशन करते समय मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जब आप इस चीज को देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली टारगेट क्या है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के सारे तरीके वैसे ही होते हैं जैसे डेरिवेशन को किया जाता है, तो इसलिए आपको इनिशियल से ही आपका ये चीज दिमाग में डेवलप होना चाहिए। तो नाउ लुक एट हियर, अब हम इस पॉइंट पी के बारे में बात करते हैं। ओके, जब आप इस पी पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, सभी चीजें को लिख देते हैं। चलो, ये सारे पी पॉइंट के बारे में आपने अपना दिमाग में जो भी करना था कर लिया। अब अपन लोग का काम क्या है कि ठीक है, ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पर तो एक बात मेरे पास क्लियर हो गई कि ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स dn सेगमेंट का है, यहाँ पर मेरे को
पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डीएन है और डीएन की वैल्यू अपन लोगों ने निकाल के रखा है। और यहाँ पर जो इस एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये वाला पार्ट, सपोज इसकी रेडियस आर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू कितनी आ रही है आपको, अब एक एक जो फॉर्मूला है उस पर चलो एक्सिस के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे निकाला डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डी एन आई बाई आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2, ये आपने लिखा है। अब इसमें एक एक टर्म को सोचो। ये जो तुम्हारा है डीएन का काम, ये तुमने अभी कर लिया है। अब तुम्हारा बात आता है कि तुम्हारा फाइनल रिजल्ट किसके टर्म में है। तो फाइनल रिजल्ट जो टर्म है वो अल्फा बीटा के टर्म में। तो क्या है, इस पॉइंट पे अगर निकालना है मुझे, तो इस पॉइंट पे अल्फा बीटा क्या है, तो ये जो दो एंड है, इनिशियल एंड है और फाइनल एंड है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है वो एंगल बनाती है अल्फा, और ये जो पॉइंट होती है वो बनाती है बीटा, जिसके टर्म में तुम्हारे आंसर को तुमको लेकर आना है। ठीक है, ओके। अब तुमको ये चीज पता चल गया। अब इस तुम पॉइंट को थोड़ा सा आगे या पीछे स्लाइड करके देखो। तो जब आगे या पीछे आप स्लाइड करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि आप इधर कर दोगे, अरे भाई अल्फा बीटा ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर मान लो आपने ले लिया है, ये वाला पॉइंट यहाँ लिया है, और यहाँ पर होगा अल्फा अलग हो जाएगा और इस पॉइंट के लिए बीटा अलग हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है जो पी पॉइंट की वेरिएशन है वो थीटा के रिस्पेक्ट पे होती है। पी पॉइंट की वेरिएशन किस पे होगी, आपको थीटा पे। तो अपने दिमाग पे मेकअप करोगे क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि जब मैं पी पॉइंट को आगे या पीछे या किसी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब वेरिएशन जो है मेरा वो थीटा के टर्म में। तो हम इसलिए हमने क्या किया कि हम किसी पर्टिकुलर, जहाँ पे dx है आपका, जहाँ पे आपने dx वेरिएबल लिया है जो x डिस्टेंस पे, वहां पर जरा ध्यान देंगे। ये जो dx का ये वाला जो सेगमेंट है, बड़े ध्यान से देखना इसको जरा, इसको बड़े ध्यान से देखना। ये जो dx वाली जो सेगमेंट है जहां से आपको निकालना है, ये सेगमेंट, यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल पैरामीटर कंसीडर किया कि भाई ये जो लाइन है, याद करो ना आपने, ये एक्सिस देखो, याद करो, ये थीटा एंगल निकालता था, याद आ रहा है कुछ, ये जो है यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, और ये dx सेगमेंट के कारण जो वेरिएशन है वो d थीटा है। इतना काम आप आराम से कर सकते हो क्योंकि इतना आपके दिमाग में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। अब तुम देखो क्या क्या मिल रहा है तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन आ गया, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच टू पावर 3/2। यहाँ पर तुम ये देखो कि तुम्हारे पास अब कांस्टेंट क्या क्या है। तुम्हारे पास कांस्टेंट है करंट, तुम्हारा कांस्टेंट है, यहाँ पे एन आर तुम्हारा कांस्टेंट है, एन भी तुम्हारा कांस्टेंट है, ये भी आर तुम्हारा कांस्टेंट है। तो तुम्हारे पास जो वेरिएबल फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है dx और एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो x है वो आपने वेरिएबल कंसिडर किया है, राइट। ये बिल्कुल सही है, ये एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर वेरिएबल तो मिल रहे हैं, लेकिन अपन लोग के साथ दिक्कत क्या है, ये dx को मुझे लेके नहीं चलना है। dx को लेके क्यों नहीं चल सकते हैं, dx को लेके क्यों नहीं चलना है बच्चा लोग, dx को लेके क्यों नहीं चलना है बच्चा, dx को लेके क्यों नहीं चलना है, बता दो मुझे, dx को लेके क्यों नहीं चलना है, इंटीग्रेशन के लिए dx को लेके क्यों नहीं चलना है। अनम्यूट भी करके को बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वेरिएशन थीटा में है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वेरिएशन थीटा में है और हमारा रिजल्ट भी थीटा में है, इसी वजह से हम dx को लेके नहीं चलेंगे। जी मैं एक बात बता दूं आपको, आपको लगता है ना डेरिवेशन सीधे ऐसे पढ़ लेते हैं, जी नहीं। चैप्टर का इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक चीज मैं तुमको बता दूं, इसका जो डेरिवेशन है वही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये बात सही है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिमाग में रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने का एक्चुअल तरीका ही यही होता है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के रिजल्ट हमें कैसे लाना है, किस टर्म में ऑप्शन दिया गया है, फिर उसकी चीज़ों पे कैसे काम करते हैं। तो जब हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन हम सिर्फ फॉर्मूला पर्पस के लिए नहीं करते हैं कि मेरे पास फॉर्मूला आए और मैं इसको सॉल्व करूं। डेरिवेशन इसलिए किया जाता है कि ये चीज़ समझ सकूं कि किस टर्म में आंसर लाना है और क्या हमें करना है। ओके, तो बात बिल्कुल सही है। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने, अच्छा ये आई क्या, वो जो बच्ची कल कसिक कसिक क्या
कॉस की क्या नाम है, कसिक, वो बच्ची आई क्या आज, कशिश, हाँ क्या नाम है उस बच्ची का, वो आज आई। कशिश। हाँ, क्या हुआ भाई उसको, चलो तो हम बात करते हैं हमारा जो वेरिएशन है। चलो भाई चलो ध्यान देते हैं, हमारा जो वेरिएशन है वो dx में लिया है हमने, लेकिन हमें थीटा में टर्म लाना है। अब आपका दिमाग इस पे जाना चाहिए कि जो dx है और x है, उस टर्म को कैसे थीटा में चेंज कर दिया जाए। तब आपको यहाँ पर इस डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जब आप डायग्राम आपने जो बनाया है, ये वाला जो थीटा आपको दिख रहा है कि कैसे थीटा एक्स एंड आर रिलेटेड है, अब आपको देखना पड़ेगा कैसे थीटा एक्स एंड आर रिलेटेड है। तो ये वाले जो डायग्राम है इसको उठा के नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये जरूर दिख रहा होगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया रेडियस, और ये हो गया थीटा, राइट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। व्हाट इज tan थीटा हियर गाइस, व्हाट इज tan थीटा हियर, इट इज द x बाई r। हो गया अपने पास। अब x और r में तो हमें मिल गया, अब हमें ये dx को खुदा ना खास्ता कैसे भी करके मुझे d थीटा में कन्वर्ट कर देना है, और ऐसे करना है कि ये वाला जो टर्म है वो एंगल वेंगल के टर्म में आ जाए। तो अगर ये सब एंगल के टर्म में आ जाते हैं तो मेरे लिए डी थीटा का काम है, और मैं इसको आराम से अल्फा और बीटा तक लिमिट सेट करके रख दूंगा। इज इट ओके। वैसे ये कहानी जो भी बच्चा करते हैं इसको तो खुद से करना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम आगे लेके चलते हैं, चलिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पर कि हमारे पास हमारा जो जिंदगी का मकसद है इसको सॉल्व करने का, dx को d थीटा में कन्वर्ट करना है। तो x एंड r के बीच का, x एंड थीटा के बीच का रिलेशन है जो अभी हमने पढ़ा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। और अगर मुझे यहाँ से d थीटा लेकर आना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, और dx बाई डी थीटा तो ऑब्वियस सी बात है r बाहर आ जाएगा, और tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिला, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप dx को आराम से sec स्क्वायर, अब आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। देखो हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमारा मकसद क्या था कि इस dx को d थीटा में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ से आप dx इज इक्वल टू क्या निकालोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको dx की वैल्यू जो होगी r इंटू सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब आप देखेंगे आपकी जो वेरिएशन लिमिट है वो डी थीटा के फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब आप इक्वेशन को उस हिसाब से सजा देते हैं। तो जरा देखो सजाने के बाद क्या मिलता है हमें, जरा ध्यान देना। देखो एक एक टर्म को देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू क्या मिला, dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये जो ऊपर वाला पूरा है वो सब हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये वाला टर्म के बारे में। यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी निकाल के रखी है हमने, r इंटू टेन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2। हो गई मस्त सी बात आपको। अब देखो कहानी बहुत सिंपल है। अब आर स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ तक लिखे हो तो थोड़ा एक बार ट्राई करके देखो ना, तुमको कुछ आता है कि नहीं आता। बड़ा बढ़िया लगेगा, तुमको खुद लगेगा कि तुमने डेरिवेशन बड़ा अच्छे से कर लिया है, ठीक है भाई। बहुत सिंपल वे में आ जाएगा आपको समझ में। चलो अब आपको इसको बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। और देखो हमारे जो पूरा टारगेट है कैसे पूरा हो रहा है वो देखो। अब आपको जो है, अपने ज़्यादातर बच्चों मैथमेटिक्स वाले हो तो इसके लिए मुझे ज़्यादा दिमागी कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ से, तो जब आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो ये r और r हो गया आर क्यू, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो मिलेगा आर क्यू जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो के ना। और फिर बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2। तो ये कैंसिल होगा तो सेक क्यू आ गया, ये डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करोगे
पूरा सॉल्व करके देखोगे, अरे भाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर क्यू बाहर आएगा, क्योंकि रेज टू पावर 3/2 है। लिख लो भाई, अगर किसी को दिक्कत है तो लिख के दिखा देता हूँ। सो आर स्क्वायर बाहर लिखा, इसलिए आर क्यू बाहर आएगा यहाँ से, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आर क्यू लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, बट ये हो जाएगा sec रेज टू पावर 3/2, एंड sec रेज टू पावर 3/2 जो sec स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 जो हो जाएगा sec क्यूब, और बाकी जो ऊपर वाला टर्म है जैसा है अपने वैसे लिखें। तो ये आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, ये sec स्क्वायर से नीचे बचेगा ओनली sec थीटा। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, म्यू नॉट एन आई मिला आपको, इंटू डी थीटा अपॉन सेक थीटा, ये हो गया डीवी, और ये हो गया 1/sec थीटा को हम बोलते हैं cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। आपका जो टारगेट था, आपके जो वेरिएशंस थे जिसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर लाना था, वो टारगेट आपके पास अचीव हो गया। तो चलो अब हमको इंटीग्रेशन लिमिट सेट करनी है। इंटीग्रेशन लिमिट सेट करते समय हमें दिमाग में रखना पड़ेगा क्या क्या हमें, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ये डेरिवेशन है थोड़ा सा अपला तो नहीं, लेकिन आप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ? आप मैसेज करके तो बता दो भाई, सुन रहे हो तो मैसेज करके तो बता दो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? किसी को डाउट है तो बता दो यहाँ तक। और जिस तरह से मैंने आपको डेरिवेशन समझाया है, वैसे ही तरीके से न्यूमेरिकल बनता है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, और ऐसे ही सॉल्व करके समझने का तरीका एडप्ट करो, तभी जाके तुम बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल भी खुद से कर लोगे, अगर ये तुमको तरीका आता है तो। अब हम आते हैं, अब आपके पास जो जिस मान लो कि सोलेनॉइड जो आपने बनाया है, और यहाँ पे पी पॉइंट पे लिखा रहा है आपको, और आपका लिमिट जो है थीटा के टर्म आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक रहा अल्फा, और यहाँ से यहाँ रहा बीटा। तो ये देखो, ये रहा अल्फा और यहाँ पर है बीटा। तो अल्फा इसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव, और बीटा जो है क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव। ये -2 आप में वेरिएशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों यहाँ पे -β to अल्फा होगा, क्योंकि जब बीटा मेजर कर रहे हो लाइक दिस, सो दिस इज -β, और इधर अल्फा मेजर कर रहे हो लाइक दिस, सो दिस इज +α। सो व्हाई दिस इज व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग -β to अल्फा, बिकॉज यहाँ पे सेंस ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप कैसे मेजर कर रहे हो। इसलिए आप अल्फा बीटा नहीं लिखोगे, यू आर राइटिंग, आपको लिखना है -β to अल्फा। अब आपके पास सिंपल है, अब आपने लिमिट सेट कर दी -β to अल्फा, आपको यहाँ पर आ गया cos थीटा, ठीक है, आपको यहाँ पर आ गया cos थीटा। आप ये डेरिवेशन लिख लेंगे, बीटा जो है, दिस द एंगल सबटेंडेड बाय द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेंटर एंड इट इज मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज, बीटा इज द suspended by the starting point at the center and it is subtended by the ending point at the center। कभी कभी ये भी चीज बच्चों को दिक्कत आती है कि अल्फा बीटा कहाँ पे होगा, जहाँ से करंट का एंट्रेंस हो, जहाँ पे करंट जा रहा हो और जिधर से करंट निकल रहा हो। जिधर करंट एंट्री लेता है वो होती है स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ से करंट एग्जिट करता है वो होता है एंड पॉइंट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड एंगल लेते समय, ठीक है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन कभी कभी तकलीफ देता है। सो इस तरह से आप बीटा की वैल्यू आप जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी। इंटीग्रेशन में भाई किसी को ये इंटीग्रेशन में तो आई डोंट होप सो कि किसी को दिक्कत आता होगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन -sin थीटा और अल्फा टू बीटा है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन तो दिक्कत नहीं है ना भाई, इसकी इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना तुम, cos थीटा का इंटीग्रेशन -sin थीटा कर हाँ लो, सर। and now you can say that -β to alpha, so now you can solve it accordingly। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है b is equal to μ0 n(i)/2, that is sin alpha plus sin beta। So this is the net magnetic field on the axis of a solenoid at a particular point P that is measured with the angle alpha and beta with respect to starting point and the end point। So like this, so μ0 n
where n is the number of turns per unit length, that is capital N by L. स्मॉल n, इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं. n is most important part, खासकर एमपीएस लॉ में तो बहुत आएंगे तुमको. n is number of turns per unit length, that is capital N by L, into I is a constant, 1/2 sin alpha plus sin beta. So this is the standard result of a magnetic field on the axis of a solenoid due to the combination of loops. So like this. यहाँ पर दो केसेस हैं आपके जो आपको डिफाइन करना है. द फर्स्ट केसेस है कि इफ द सोलेनॉइड इज very large, if the solenoid is very large, at the time if the solenoid is very large, so if we talk about it's very large, so large with respect to what? Large is not an exact word here. It is large, it means that this L, matlab length L, is greater and greater than its radius R. So this is the meaning of large. So ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप किस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं. वैसे भी आप कहीं भी सोलेनॉइड लेते हो वहां पे R कंसिडरेबली बहुत छोटा ही लिया जाता है. रीजन क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर मेजर करना है तो R की वैल्यू जितनी छोटी होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर रूप में आपने पढ़ा भी है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R की, तो इसलिए बहुत स्मॉल ली जाती है ताकि वेरिएशन जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ सके. तो ये हो गया लार्ज का मतलब. और आप जब यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो जैसे हर जगह आपने पढ़ा है, and this tending value alpha is 90 degree and this beta also tends to 90 degree. So that's why here it written that alpha and beta is 90 from a point inside a long solenoid. And the meaning of long solenoid is when the radius is very smaller than the length. Then alpha beta is 90 degree. बाकी तो आप समझदार हो, यहाँ पे अल्फा बीटा 90 पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, यहाँ पे अल्फा बीटा 90 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई साइन 90 प्लस साइन 90. तो साइन 90 की वैल्यू होती है, दिस इज साइन 90 प्लस साइन 90 अपॉन 2. ये हो गया 1 + 1 2, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द म्यू नॉट एन आई, दिस इज द म्यू नॉट एन आई. अगर मैं इस पे बात करूं कि इनसाइड ए सोलेनॉइड, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, inside a very long solenoid the magnetic field is constant, the magnetic field is constant at each and every point inside a solenoid. मतलब आप एक बड़ा सा सॉलिड देखो ना, आपका जो वैल्यू है इनसाइड की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ वाली वैल्यू तो अल्फा बीटा में वेरिएशन है, लेकिन जब तक अल्फा बीटा 90 डिग्री को टेंड कर रहा है तब तक ये म्यू नॉट एन आई जो है आपका इनसाइड इट ये कांस्टेंट ही दिख रहा है इसके अंदर. ठीक है, जब तक अल्फा बीटा 90 आप दिख रहा है तब तक यहाँ पे म्यू नॉट एन आई आपको कांस्टेंट दिख रहा है. ओके, सो at one end of a long solenoid, आपने बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है बट यू जस्ट वांट टू फाइंड एट वन एंड, यहाँ पर आप निकालना चाहते हो, और ये वाला जो टर्म होगा इधर अल्फा बिकम्स 0, बीटा बिकम्स 90. सो अल्फा बिकम्स 0 एंड बीटा बिकम्स 90. सो ये रही चीजें आपके सामने. अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो, म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट एन आई बाई 2. तो एट द एंड पॉइंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2. ये लिख लेंगे आप इसको जरा, म्यू नॉट एन आई बाई 2, सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन आई बाई 2. सो इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इट इज अ कांस्टेंट दैट इज म्यू नॉट एन आई, एट अ एंड दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2 as alpha is 0 and beta is 90. So let's talk about variation. यहाँ भी एग्जाम्पल लेके करा है इसने. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल जैसे ही देख रहे होगे एक बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि ये फाइनाइट लेंथ के बारे में बात किया गया है. सपोज इसकी फाइनाइट लेंथ 2a है, 4a है, और इसकी जो रेडियस है 2, इसका जो डायमीटर है वो 2a, मतलब इसकी रेडियस है a है. ये एक एग्जाम्पल लिया गया. ठीक है, इसका मतलब कंपेयर टू लेंथ
the radius is not very much small. That's why we are talking about a variation with respect to variation वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद अल्फा बीटा जो भी आपने निकाला है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन होगी लाइक दिस। ये आपको दिमाग में रखना है। तो चलो फटाफट लिख लेंगे आप इसको जरा। ये 4a आगे तक ऐसे कंटिन्यू करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4a 5a कहीं तक, ये मत सोचना कि आप 4a तक ही ऐसे लिखा हुआ है, कंटिन्यू कर लो आगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो mu naught ni by 2 sin alpha plus sin beta for a finite, for the infinite mu naught ni, for the infinite mu naught ni, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, for the finite mu naught ni, and for infinitely long mu naught ni, for the infinitely long it is mu naught ni. When we are going to consider it infinitely long, when the radius is very very smaller than the length. For a solenoid it's very long but its end point that is mu naught ni by 2. ये सारी चीजें हमने निकाला है। And this is the graph for variation of magnetic field, the graph for variation of magnetic field inside the solenoid. So let's move for next. ये वाला बना लो, ये वाला पूरा, ये वाला ग्राफ बना लो। बना लिया तुम लोगों ने? सो लिख लिया, ग्राफ बना लिया तुम लोगों ने? भाई ग्राफ ड्रॉ कर लिया? सर 1 मिनट बोल दिया करो यार, ग्राफ ड्रॉ कर लो। हाँ सर हो गया। तो पीछे वाला डेरिवेशन तुम लोगों ने नोट नहीं किया? अरे बच्चा लोग पीछे वाला डेरिवेशन नोट नहीं किया तुम लोगों ने? सर किया सर। हाँ कर लिया सर। भाई, ऐसे मूवी देखने मत बैठ जाओ यार, ऐसे कर लिया करो यार। ये आपका इनफाइनाइट सीट ऑफ करंट, मतलब बहुत बड़ा सा एक इनफाइनाइट सीट है। बट इनफाइनाइट सीट क्या है, मतलब वो चीज आपको देखना पड़ेगा। मैं ना इस पे आपको सोचने के लिए दे दूं, थोड़ा सोचोगे? मैं डेरिवेशन कल कर दूंगा, या फिर मतलब थोड़ा सा तो दिमाग लगना चाहिए ना। चलो इनफाइनाइट सीट का मतलब क्या होता है इस पे आता है थोड़ा सा। इनफाइनाइट सीट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। अभी आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो इनफाइनाइट सीट के लिए निकाल रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r from the center of a flat strip of a width a along its perpendicular bisector। इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें क्या होता है, जब आप इनफाइनाइट किसी सीट के बारे में बात करते हैं या प्लेट के बारे में बात करते हैं, तो बात आती है कि उसमें करंट की मूवमेंट कैसी हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही लिखा हुआ है, कंसिडर a flat strip of width a carrying a current I and we have to find out the magnetic field at a point P which is at a distance r from the flat strip। आपको ये बताया गया है कि एक फ्लैट स्ट्रिप है आपके पास जिसमें करंट I जा रहा है, ठीक है, और उस पे r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये जो I की जो मूवमेंट है, ये जो I प्रोपेगेट हो रहा है फ्लैट स्ट्रिप के थ्रू, वो किस तरह से हो रहा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आप करंट का मूवमेंट नहीं पता करोगे ये स्ट्रिप किस तरह का है, ठीक है। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो स्ट्रिप किस तरह का है और वहां पे करंट जा कैसे रहा है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट दिस। अब ये जो स्ट्रिप देख रहे हो ना, ये dx लेंथ का, ठीक है, उसमें करंट कैसे प्रोपेगेट हो रहा है वो देखेंगे आप इसमें। ये देखो, ये रहा तुम्हारे पास, जरूरत पड़ रही है, ये रहा स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ही है एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करंट पास कर रहा है। तो करंट कैसा है, स्ट्रिप के थ्रू ऐसे पास कर रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है करंट, ठीक है। तो यहाँ से इनसाइड जा रहा है, इसलिए जो ये वाला जो एंड है यहाँ पर आपको क्रॉस के मार्क दिख रहे होंगे, मतलब करंट की मूवमेंट जो है वो इनसाइड ऐसे जा रही है। पर यूनिट लेंथ जो है करंट जो है इस स्ट्रिप में, अगर यहाँ से आप करंट फ्लो कराते हो
ठीक है। तो अगर आप ये जो सेगमेंटल बाइफर्केशन के थ्रू आप देखेंगे तो यहाँ पे जो करंट है, यहाँ से करंट लाइक दिस इट इज मूविंग, ये करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो एंट्रेंस के लिए एंटर कर रहा है, और ये जो पॉइंट है एग्जिट वाला पॉइंट है। सो दिस इज क्रॉस एंड दिस इज डॉट, डॉट इट मीन एग्जिटिंग, एग्जिट फ्रॉम द नेक्स्ट एंड। अब आपको ये स्ट्रिप के बारे में सबसे बड़ी बात होती है, जब आप स्ट्रिप के बारे में बात करते हो, कोई लूप के बारे में बात करते हो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वहां पे करंट का मूवमेंट देखना। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो, स्ट्रिप का एक डीएल सेगमेंट तुम यहाँ पे लोगे, ठीक है। मान लो कि इसमें से पूरा ऐसे बहुत सारे सेगमेंट से बना है कि डीएल सेगमेंट मैंने निकाला है, जैसे ये वाला मान लो, ये सेगमेंट निकाला है, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इट इज जस्ट लाइक ए करंट मूविंग। जरा देखो ना, यहाँ से क्या है, करंट ऐसे मूव कर रहा है ना, और उसके कारण आप ऐसे रैप करोगे फिंगर्स के थ्रू, तो आप वहाँ पे पी पॉइंट पे देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन क्या है। चलो लेट्स चेक इट आउट दैट व्हाट इज हैपनिंग। ये जो आर पॉइंट है, अब आपका जो स्ट्रिप है यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है, जो स्ट्रिप है इस पॉइंट पे निकालना है। स्ट्रिप की एक एंगल दिख रहा है आपको, दूसरा एंगल दिख रहा है, ठीक है। और स्ट्रिप का वेरिएशन क्या है, ये जो स्ट्रिप है इसके जस्ट अबव है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर पे एक दूसरा स्ट्रिप सेलेक्ट करो, इसके थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में वेरिंग होगा। क्यों वेरिंग होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे, ध्यान देना, जैसे क्यों वेरिंग होगा जरा ध्यान देना। ये वाला तो पॉइंट अगर जस्ट अबव दिस अगर आप कंसीडर करते हो तो ये आर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे डीएक्स, वैसे वैसे इस स्ट्रिप की जो डी है एक्स इंटू आर स्क्वायर, फिर थोड़ा और दूर जाओगे x2 हो जाएगा। तो लाइक ये आर, ये जो डी की वैल्यू है वो आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब जैसे जैसे स्टेप्स आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, आपको चेंज हो रही है और घट रही है। तो ये चीज आपको वेरिएशन के लिए आपको दिमाग में रखना है। सो लाइक दिस, ये डायग्राम प्लीज आप जो नहीं बनाए वो बना लेंगे आप, जरा जरा फटाफट डायग्राम बना लोगे। मैं यहाँ पे वेरिएशन बता दिया आपको, वेरिएशन क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रिप, छोटे छोटे स्ट्रिप का कॉम्बिनेशन है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और जब छोटे छोटे स्ट्रिप का कॉम्बिनेशन है तो जैसे जैसे स्ट्रिप को आप दूर लेके जाओगे, वहां पर कैसा है, आपका एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब टोटल डिस्टेंस उस पॉइंट की बढ़ती जाएगी। स्ट्रिप के वेरिएशन की वजह से टोटल डिस्टेंस पॉइंट की बढ़ती जाएगी, इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशनल है कंपेयर टू द लेंथ अलोंग विच यू आर प्रोपेगेटिंग और यू आर मूविंग ऑन द फ्लैट स्ट्रिप। तो ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। तो हम इसमें आते हैं। ओके, ये सिंपल एक स्ट्रिप जो अगर आप देखा जाए तो एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू हो गया। भाई मैंने क्या बोला, ये अगर आप एक स्ट्रिप सेलेक्ट करते हो, ये एक आप स्ट्रिप सेलेक्ट करते हो, तो क्या होता है, इसके इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको जब निकालना है, ये वाला पार्ट देखो ना, ये वाला पार्ट देखो, ये तुम्हारे पास ऐसा ही हो गया ना, ये इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया तुम्हारे लिए। भाई मेरे, ये हर एक सेगमेंट ये इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ। तो बहुत सारे कंडक्टर को ऐसे मिला मिला के ऐसे क्या बनाया तुमने, ऐसे फ्लैट स्ट्रिप बनाया है। तो तुमने एक्स डिस्टेंस पे एक कंसीडर करा, तुम्हारा यहाँ पर ये करंट मूव कर रहा है, और इसके कारण तुम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो डी। तो ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, बी। इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बोलो यार, म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू पाई, नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2 2 पाई पाई r, आर, 2 पाई आर। पाई r। तो देखो ये स्ट्रिप है तुम्हारा, और स्ट्रिप के थ्रू टोटल करंट आई जा रहा है। तो एक तुमने डीएक्स सेगमेंट लिया है, तो वहां से करंट जो जाएगा वो डी आई जाएगा, समझे। जो डीएक्स सेगमेंट जाएगा वो डी आई जाएगा, वही चीज है। चलो यहाँ देखो, तो तुमने जो कंसीडर किया ये करंट इनसाइड जा रहा है, यहाँ पे करंट इनसाइड जा रहा है और इस पॉइंट पे निकालना है।
तो तुमको बताया तो था, अगर करंट ऐसे जा रहा है इस पॉइंट पे निकालना है तो तुम ऐसे रख के ऐसे रैप करोगे, ऐसा सर्कल बनाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में इधर आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो ये वाला सेगमेंट dx लिया है, तो dx के ये टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है I, तो dx के थ्रू कितना हो जाएगा आपका di हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारा इसके थ्रू dv मतलब ये जो स्मॉल सेगमेंट है dx का जो स्मॉल सेगमेंट है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी, म्यू नॉट इंटू डी आई मतलब क्योंकि वो dx सेगमेंट से di करंट ही जाएगा इंटू 2πd, राइट। ये जो d है तुमको वेरिएशनल दिख रहा होगा। अब तुम्हारा टारगेट है वो क्या है, अब तुम्हारा जो टारगेट है वो क्या है, या तो अब सुनो, अब यहाँ पर जाने के पहले भाई आवाज आप बंद कर देंगे, यहाँ पे तुम्हारा जो टारगेट है वो क्या है वो देखो। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ब्लैंक होते हैं कि उनका इंटीग्रेशन जो होता है किस टर्म में करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर तुमको जब तक तुम फाइनल टारगेट पे नहीं जाओगे, एक मिनट रुक जाओ, गिव मी 1 मिनट, तुम अपने फाइनल टारगेट पे आओ, रुको बंद करो इसको। हाँ, तुम्हारा फाइनल टारगेट क्या है, तुम्हारा फाइनल टारगेट क्या है, तुम्हारा फाइनल टारगेट है कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकलना चाहिए वो ए एंड आर के टर्म में निकलना चाहिए, ठीक है। ये ए क्या है, कितने डिस्टेंस पे तुम निकाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ए एंड अगर तुम्हारा दो तरह की सीट है, अगर एक फाइनाइट सीट है, देखो नाउ लुक एट हियर, और तुम्हारे पास, क्योंकि अगर तुम डेरिवेशन कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में पता नहीं है कि तुमको किस वे में जाना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब आप ये, अब आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो आर के टर्म में और ए के टर्म में आना चाहिए। तो फिर बात आती है ए क्या हुआ, फिर बात आती है ए क्या हुआ, भाई मेरे ए जो हुआ ना ये वाला, इसकी लेंथ ए दी गई है। अब पीछे वाले में जाके देखो आपको दिया क्या है लेंथ, ये आपका लेंथ यहाँ पे ए दिया हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पे शायद मिसिंग है क्या, मिसिंग यहाँ पे, इसकी जो टोटल लेंथ है वो जो लेंथ है वो ए दी गई है, इसकी टोटल लेंथ मतलब ये जो स्ट्रिप है इसका लेंथ ए दिया हुआ है। अभी आप फाइनाइट सीट के लिए बना रहे हो, यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ये फाइनाइट सीट है, इसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो ए है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए आर के टर्म में और ए के टर्म में आना चाहिए। इट शुड बी वेरी मच क्लियर विद योर ब्रेन कि तुमको उसके टर्म में आंसर लाना है। Until unless you are not very much clear with the brain कि तुमको किसके आर डिस्टेंस पे लाना है, ए सीट है उसकी उसमें करंट आई जा रहा है, तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ए लेंथ की सीट है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उससे करंट आई जा रहा है, मतलब मेरा आंसर उसी के टर्म में आना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट, ये तुम्हारा टारगेट रहा। और इस तरह से हमने देखा कि वेरिएशन कैसे होता है, और वेरिएशन से हमने एक इक्वेशन लिखा लाइक दिस, ये वाली इक्वेशन तक हम आए थे। अब अपने टारगेट को सोचो और टारगेट पे देखो कि तुमको क्या क्या करना है। नाउ लुक एट हियर, ध्यान से देखेंगे आप एक चीज को। आपने यहाँ पे डी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप डी क्यों निकाला आपने, कि अगर आपके टोटल लेंथ ए है और यहाँ से करंट आई जा रहा है तो करंट पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, आई बाई ए। तो डीएक्स सेगमेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू आई बाई ए। देखो भाई ये जो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपने ए लिया है, यहाँ से करंट, टोटल करंट जा रहा है आई इस सीट के थ्रू, तो यहाँ पे करंट पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, करंट पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, आई बाई ए। तो डीएक्स सेगमेंट के थ्रू कितना हो जाएगा करंट, डी आई, और डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई ए इंटू डी एक्स। तो ये मैंने लिख लिया डी आई की वैल्यू, ठीक है। अब तुम इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पर अगर तुम निकाल रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आर एंड डी, क्योंकि ये डी वेरिएबल है तो आर बाई डी इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से आप डी की, ये जो डी है भाई, ये जो डी है इसका वेरिएशन भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे जाओगे ये डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। या डी इज इक्वल टू आर इंटू डी इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा, दैट इज द डी इज आर सेक थीटा आ गया आपके पास। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज आप लिख लेंगे, कंप्यूट करो इसकी वैल्यूज को। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर सेगमेंट के थ्रू, डीएक्स सेगमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आई आपके पास उसकी वैल्यू है। अब जरा ध्यान दो, अब मैं फाइनली कंक्लूड कर दूं, ये करंट है इनफाइनेटली, यहाँ पर आपको निकालना है, ये जो डिस्टेंस है डी है, यहाँ पर आप ऐसे सर्कुलर लूप बनाते हो, शुरू से आपको बताया गया है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट इंटू डी आई इंटू 2πd, डी एक वेरिएबल डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख लो डी आई का, डी आई इज इक्वल टू आई बाई ए इंटू डी एक्स, और जो आपका d है दैट इज द 2π दैट इज r इंटू सेक थीटा। यहाँ पर आप एक dv का जो टर्म है वो लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट में जो हमें इंटीग्रेशन के लिए सेट करना है। उम्मीद करता हूँ इतना लिख लिया होगा आपने,
लिख लिया आप लोगों ने इतना भाई? अरे एक सेगमेंट पे आओ यार, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिख लिया, तो चलो हम आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपने वैल्यू निकाल के रखा है, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना। लुक एट हियर, आपके दो डिफरेंट एंड आ गए, आपने डीबी की वैल्यू निकाल के रखी है, आपने डीबी की वैल्यू निकाल के रखी है यहाँ पे। इस एंड के थ्रू जब आप ऐसे लूप बनाए हो, ये जो करंट इनसाइड जा रहा है, आप इस पॉइंट पर लूप बनाए हो, तो ये लूप ऐसे बना है, इसलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डीबी ऐसे दिखी है आपको। तो देखो इनफाइनाइट सीट में तुमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो तुमने एक स्ट्रिप यहाँ लिया है, ठीक है, एक स्ट्रिप के थ्रू, और नेट आपको निकालना है, तो एक स्ट्रिप आपको इधर भी लेना पड़ेगा। तो जब इधर वाला लोगे तो यहाँ भी ऐसे जा रहा है, फिर इधर भी आप रैप करोगे तो इधर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, इसको जरा ध्यान देंगे, ये वाली जो सेगमेंट है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दिख रहा है, तो इसलिए इसके टेंजेंट के लॉन्ग हो जाएगा डीबी। लुक एट हियर, फिर ये दूसरी वाली जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये वाली स्ट्रिप दिख रही है, दूसरी वाली स्ट्रिप दिख रही है, इसका भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीबी। अब आपको क्या करना है, टोटल कंस्ट्रक्शन जैसे पहले करना है, ये थीटा पे वेरिएशन है, ये रहा आर, ये रहा डी। अब आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, ये डीबी हो गया, तो दिस बिकम्स डीबी साइन थीटा और दिस बिकम्स डीबी साइन थीटा, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 dB cos थीटा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 dB cos थीटा। तो ये बात समझ में आ गई कि हर पॉइंट पे, जैसे आप फाइनाइट स्ट्रिप लिए हो, तो हर पॉइंट पे अगर करंट अगर सीधा जा रहा है, बड़ा बढ़िया सी बात आ गई आप देखो, अगर करंट इसमें ऐसे सीधा जा रहा है तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में होगी, एक्स के डायरेक्शन में होगी, मतलब डिपेंड करता है, अगर मैंने इसको जेड प्लेन में रखा है तो करंट इसका अगर इनसाइड जा रहा है तो करंट इसका जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, जो कि पॉजिटिव एक्स होगा। सो इट विल बी लाइक दिस। अब आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इस क्लियरिटी में आप कितना तक जा सकते हो। भाई अब मैं ये काम कर रहा हूँ ना, ये मैं काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्या आप इसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हो, आप ये खुद से सॉल्व कर पाओगे, क्या मैं इसको एज होमवर्क दे दूं आपके लिए? अरे भाई इतना, अब उसके बाद खुद से कर लो, डेरिवेशन तुम खुद से हो जाएगा तुम्हारा, या मैं करके दूं? बोल दो यार, होमवर्क ले लो तुम इसको। नहीं सर, ट्राई करेंगे। अरे मेरे हिसाब से तुम करो, तुम खुद से कर लोगे। हाँ सर। मैंने समझा दिया ना, इतना पार्ट तुमको दिया हुआ है, और ये तुमको 2 डेरिवेशन में भी दूंगा, और दोनों को सॉल्व करके ना तुम्हें मुझे सेंड करना है, जितना जल्दी सेंड कर सकते हो कर देना। ये रहा तुम्हारा होमवर्क अभी के लिए, ये बताने वाला नहीं हूँ मैं, इसमें आपको इनफाइनाइट भी कंसीडर करना है, ठीक है, इसमें आपको इनफाइनाइट भी कंसीडर करना है। दूसरा जो है आपको ये वाले पे आपको सोचना है, टॉपिक है आपका लॉन्ग शीट ऑफ करंट इन अ फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो अभी तो आपने ये प्लेट रखा ऐसा, ठीक है, इस प्लेट और इसमें क्या है, पेपर नहीं है मेरे पास, ये हो गया लॉन्ग शीट, राइट, और इसी से मैंने अगर बना दिया लूप लाइक दिस, अभी आपने निकाला ऐसे फ्लैट का, निकाला ना फ्लैट का, करंट ऐसे जा रहा है, इससे मैंने बना दिया ऐसे लूप, तो अब बता रहा है इसे कि एक्सिस पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? लॉन्ग शीट ऑफ ए करंट इन अ फॉर्म ऑफ अ रिंग। अब यहाँ पर इन अ फॉर्म ऑफ ए रिंग, लेट्स चेक इट आउट, ये रहा, इसको क्या कट करेंगे, हाफ कट करके मैग्नेटिक फील्ड टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद द क्रॉस सेक्शन इन फॉर्म ऑफ थिन हाफ रिंग, यहाँ पे थिन हाफ रिंग है, और इसके थ्रू जो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इज इट ओके? तो ये आप इतना मैं आपके सामने रख देता हूँ, मैं आपको बस सोच के आना है, करना कुछ नहीं, इसके लिए सोच के आना है, ये मैं आपको कराऊंगा। ये लिख लो आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट द क्रॉस सेक्शन इन फॉर्म ऑफ अ थिन हाफ रिंग, इस पे आपको सोच के आना है कि क्यों करंट ऐसे जा रहा है, और क्या क्या आप कंक्लूड कर सकते हो अपने ब्रेन से, आपको ये लिखना है, खुद से सोचो और लिखो। एक तो होमवर्क दे दिया आपको,
अगर आप चाहो तो मैं वेरिएशन भी दिखा सकता हूँ। इतना तक मैं हेल्प कर दिया, इतना मैं हेल्प कर दिया ताकि आप ये डेरिवेशन वाला पार्ट देखो, बाकी मैं करूंगा। देखो इसमें कैसे इंटीग्रेट करोगे कि तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाए। सबसे बड़ी बात है थीटा के टर्म्स में। क्या इसमें बोल रहे हो या पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो? सर ये वाले क्वेश्चन में। नहीं, ये वाले क्वेश्चन में मैं तुमको फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा फाइनल रिजल्ट, मैं बता देता हूँ। क्योंकि तुमको जब इंटीग्रेट करने जाते हो तो तुमको ये बात पता होना चाहिए कि तुमको किसके टर्म में लाना है आंसर, क्योंकि वो जब तक तुमको टारगेट नहीं पता होगा, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आती है म्यू नॉट बाई पाई आर पाई स्क्वायर इंटू आई बाई आर, ये कैसे लेकर आना है, दैट्स योर टर्म। ठीक है, ये चीजें आपका काम है। ऐसा नहीं है मैं इसका डेरिवेशन करके दूंगा, बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि आपको ये पता होना कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। जब आप ये पता कर लेते हो तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स एकदम हलवा हो जाते हैं। चलो, तो पहले हम थोड़ा सा मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड कर लेता हूँ। नाउ द कंक्लूजन इज, हमने शुरुआत की थी ऑन द एक्सिस के रिवीजन के साथ। ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। क्या निकाली थी? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस टू पावर 3/2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n हुआ तो उसमें n से मल्टीप्लाई कर लिया, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एस टू पावर 3/2, ये हमने निकाला। मैंने बोला ये n जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि यही नंबर ऑफ टर्न्स आता है, और इसी से आपको सारी चीजें निकाल लेंगे। ओके, अब फिर मैं दूसरे वाले में बात करूँ तो उसका हमने सोलेनोइड के लिए निकाला। सोलेनोइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। उसके डेरिवेशंस को देखा कि अल्फा बीटा 90 किस केस में होगा, अल्फा 0 और बीटा 90 किस केस में होगा, वो भी हमने देखा। और तो हमने ये देखा कि वेरिएशन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनोइड के अंदर, अगर वो इनफाइनाइटली लार्ज है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 से म्यू नॉट एन आई बाई 2 जो होता है वो एंड पॉइंट पे होता है, और मिड में जो होता है अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो म्यू नॉट एन आई होता है। तो हमने सोलेनोइड देखा। फिर हमने एक फाइनाइट सीट पे पहले कर रहे हैं, दैट हैविंग द लेंथ ए, जरा ध्यान दो, दैट हैविंग द लेंथ ए, ये जो मेरे फिंगर्स के स्टेप दिख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, दैट हैविंग द लेंथ ए, और इससे करंट आई जा रहा है, टोटल ए लेंथ से करंट आई जा रहा है। तो ये जो एक सेगमेंट है, इससे ये डी एक्स सेगमेंट अगर मैंने ले लिया और मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड हर छोटा छोटा जो स्ट्रिप है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो आप कहीं भी आप रैप करके देखोगे तो सारा जो है वो एक ही डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखा। वहां पर आपको ये दिखा कि जैसे जैसे ये पॉइंट पे निकलना है तो इस फिंगर की डिस्टेंस अलग है, इस फिंगर की डिस्टेंस अलग है, इस फिंगर की डिस्टेंस अलग है। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, डी के वेरिएशन के साथ साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट रही है। मतलब कहीं ना कहीं से मुझे इंटीग्रेशन और बाकी सब टर्म उसी के टर्म में सोचना है। तो अगर पूरा आई करंट जा रहा है तो यहाँ से हमने डी आई निकाला, डी आई इज इक्वल टू आई बाई ए इंटू डी एक्स। ठीक है, बाकी हमने डी के टर्म में इक्वेशन लिखा और सारी चीज़ों को हमने डिफाइन करके आपके सामने जो होमवर्क दिया है जो आपको करके लाना है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया होगा कि क्या करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करके देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इन सब सेगमेंट में बहुत ही लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं, बिकॉज आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ज़्यादातर चीज़ें जो है डेरिवेशनल है, बट डेरिवेशनल वाले पार्ट में जो मैं क्लियरली बता देता हूँ, जेई का जो सिलेबस है उस हिसाब से बहुत ईजी रहते हैं क्वेश्चंस इसके। बहुत कुछ पर्टिकुलर जो उनका कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूमेरिकल फिक्स है उसी पे देंगे वो। लेकिन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेरिवेशन के जो पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, किस तरह से डेरिवेशन क्या होता है, टारगेट क्या होता है, किस तरह में निकालना है मुझे, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपको फाइनल रिजल्ट क्या आना है। अनटिल एंड अनलेस आप इस दोनों चीज़ों में जब कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपने एंजॉय भी किया होगा। और फिर हम आपकी ऑब्वियस बात है बहुत सारे बच्चों का ये वाला पार्ट का डेरिवेशन खत्म होगा, डेरिवेशन वाला सेगमेंट खत्म होगा। सबसे पहले मैं एससी भी डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको सीट के क्वेश्चन दूंगा। ये चैप्टर अब लगभग खत्म होने को आया, तो ये चैप्टर खत्म होते ही मैं एससीबी से आपको क्वेश्चन देना चालू कर दूंगा। एससीबी का न्यूमेरिकल कर लेंगे उस वक्त हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसका पहले ये डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म करके पहले एससीबी का एक डाउट सेशन होगा, उसके बाद आपको सीट दे दिया जाएगा इसमें, फिर आप उसके हिसाब से आप सॉल्व करना। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ भाई, तुम लोग का जो है